आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट के डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 14 अगस्त के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। 7 टॉपिक आए हैं। इससे पहले हम लोग 13 अगस्त का रिवीजन कर लेते हैं। साथ में मुझे कल किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन मैंने इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में एक क्लिप ऐड कर दी है, आप वो देख लो। मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मे बी किसी को आता हो तो उनका टाइम वेस्ट ना हो। आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस को मैं वीडियो के लास्ट में एड्रेस कर दिया करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि किस डेट की वीडियो में कहाँ पर मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया है। जहाँ पर भी आप कमेंट करोगे मैं नीचे उसमें रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। तो 13 अगस्त का रिवीजन कर लेते हैं। 13 अगस्त को हमने 7 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया था। पहला था हमारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि स्कीम। अर्बन हाउस एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने स्कीम निकाली है। 5 लाख एप्लीकेशंस अभी तक रिसीव हो चुकी हैं, अपडेट आया था। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो सिड भी है, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज। ठीक है, उन्होंने कर क्या रहे हैं, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो हमारे रिक्शा ये रेहड़ी वाले हो गए, ठेले वाले हो गए, इन लोगों का कोविड-19 के पैंडेमिक में जो बिज़नेस था ना वो ठप हो गया था। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि इन लोगों को कुछ लोन देते हैं और उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स दे दिए, जैसे कि अगर आपने टाइम पर लोन का रीपेमेंट कर दिया तो 7% आपको इंटरेस्ट का सब्सिडी मिलेगा, यानी कि आपको 7% ब्याज में छूट मिल जाएगी, इंटरेस्ट में छूट मिल जाएगी। प्लस में कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जिनका आप टाइम पे रीपेमेंट कर देते हो, तो टाइम से पहले आपको रीपेमेंट करना होता है तो उन पर पेनल्टी लग जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसी स्कीम होगी, अगर आप टाइम से पहले रीपेमेंट करोगे तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। प्लस में क्रेडिट गारंटी भी होगी, जस्ट इन केस आपका लोन नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश से, तो गवर्नमेंट गारंटी लेती है बैंक को कि देखो इसका लोन था जो हम लोग कर देंगे, उसके लिए एक फ़ंड क्रिएट किया जाएगा। तो पीएम स्वनिधि स्कीम की एलिजिबिलिटी वही जो हॉकर्स वगैरह होते हैं, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, और ये मार्च 2020 तक की इसकी एलिजिबिलिटी है। कृषि मेघ क्या है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने रिसेंटली कृषि मेघ, ये एक रिसर्च और एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक रिकवरी सेंटर बनाया गया है आईसीआर का। जैसे हमारा आईसीएमआर होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसी तरीके से हमारे पास इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी है। और ये जो हमने रखा था, ये हम लोगों ने इसको NAHEP प्रोजेक्ट के अंदर रखा है। इसकी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और वर्ल्ड बैंक से आती है इस प्रोजेक्ट की। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको और भी ज़्यादा रेलिवेंट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, इन्होंने कहा है अब कुछ कंपनीज़ जिनको अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, देखो हर एक कंपनी की रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स करता है, तो उसमें कुछ कंपनीज थी स्टार्टिंग में 100 थी, फिर 500 थी, अब उनको 1000 कर दिया गया है कि जो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्ट होती है ना, अब टॉप 1000 कंपनीज़ को बना के देनी होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर उन्होंने कुछ कमिटीज़ बनाई थी, उसकी कुछ रिकमेंडेशंस दी कैसे कैसे। उन्होंने कहा था कि इस रिपोर्ट का थोड़ा सा नाम चेंज कर दो, BRSR वगैरह करके। फिर उन्होंने कहा कि इसको MC21 के साथ कर दो। MC21 क्या है? MC21 का मतलब है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इसकी सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको E-गवर्नेंस के फॉर्म में, यानी कि डिजिटल वे में मिल जाती है। तो एक प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। तो बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप जो अपना जो बिज़नेस कर रहे हो ना, उसमें जो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि जहाँ पर आपका बेनिफिट हो रहा है बिज़नेस में, आप क्यों करते हो बिज़नेस, या तो वेलफेयर के लिए करते हो या फिर अपने बेनिफिट के लिए करते हो। तो आप अपने बेनिफिट के अलावा आप समाज में क्या सुधार कर रहे हो, सोसाइटी में क्या कर रहे हो, एनवायरनमेंट में क्या कर रहे हो, हेल्थ में, एजुकेशन में, इन सब चीज़ों में आप जो भी कर रहे हो, आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी अपने बिज़नेस के तहत इन सब सेक्टर्स में, उसकी रिपोर्ट दो हमें। CSIR ने मूट किया है मेगा लैब्स को। मूट करने का मतलब क्या होता है कि कुछ डिस्कशन करना किसी ऐसे आइडिया के ऊपर जिसको फ्यूचर में आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च है वो काम कर रहा है कि मेगा लैब्स के ऊपर काम किया जाए कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए। मेगा लैब्स के अंदर क्या होगा, जिस तरीके से हम लोग अभी कोविड-19 की टेस्ट कर रहे हैं, उसके मेगा लैब्स के अंदर हम लोग एक बारी में 1500 से 3000 तक जीनोम्स की टेस्टिंग करेंगे। ये कंपैरेटिवली जो RT-PCR अभी यूज़ किया जा रहा है उससे ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। और वायरस के बहुत सारे स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो इनिशिएटिव है, इसको पोस्टपोन या फिर कुछ समय के लिए होल्ड पे रखने की बात की गई है। 2017 में इंडिया ने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2018 में पहली कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था हम एक वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव लेना चाहते हैं,
जिसके अंडर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि देखो सन जो है ना वो अर्थ के ऊपर कभी ना कभी किसी न किसी टाइम में तो विजिबल रहता ही है, तो उसकी एनर्जी को हम लोग कहीं तरीके से यूज़ करेंगे और जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको हम लोग ग्रिड बनाएंगे। उन ग्रिड के तहत उन कंट्रीज़ में, उन लोकेशंस के ऊपर जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको उस टाइम पर ट्रांसफ़र कर देंगे। इससे बहुत सारी कंट्रीज़ को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था। आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है और पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर इंडिया में है। हाउ द टाइगर कैन रीगेन इट्स ट्राइब्स। हम लोगों ने इस पूरे के अंदर बात की थी कि किस तरीके से टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो कम थी, कौन से मेजर लॉस थे और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे गवर्नमेंट वगैरह को, कैसे उन चैलेंज को ओवरकम किया था, कहाँ कहाँ से हम लोगों ने हेल्प ली थी, किस किस तरह के हम लोगों ने कमेटीज़ बनाई थी या फिर बॉडीज़ बनाई थी तो इन टाइगर वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए। फॉरेस्ट मिनिस्ट्रीज़ ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ की थी कि किस तरीके से हम लोग ह्यूमन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अभी गाइडलाइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी कि किस तरीके से वाटर रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, एलिफेंट के प्रूफ ट्रेंचेस बनाने हैं, फेंसेस बनाने पड़ेंगे, साउंड ऑफ बीज क्रिएट करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है। तो वो कहते हैं कि एनुअली हर साल तकरीबन 500 ह्यूमंस की डेथ हो जाती है जब वो एलिफेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, और जब ह्यूमन बींग्स के ऊपर जब खतरा होता है तो अपने बचाव के लिए वो रिटेलिएशन के अंदर एलिफेंट्स को भी मार देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एलिफेंट के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट देखे थे, उसका IUCN रेड लिस्ट का स्टेटस क्या है, जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ है उसमें क्या स्टेटस है, और एलिफेंट हमारा इंडिया का नेचुरल हेरिटेज एनिमल भी है। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट काउंट के अंदर वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं हमारे 14 अगस्त के टॉपिक्स की। 7 टॉपिक्स ही आए हैं हमारे पास, कुछ कुछ बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, आप लोगों को पढ़ के ही बहुत मज़ा आएगा। पहला टॉपिक है अरुणाचल ग्रुप्स पुश फॉर द 6th शेड्यूल स्टेटस। यहाँ पर हम लोग 5th और 6th शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे। सेकेंड इज़ प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट सेटअप इन कर्नाटका। ये टॉपिक रिपीट हुआ है, ये अप्रैल में आ चुका था। अप्रैल में इसमें हम लोगों ने देखा था कि यही सेम चीज़ PMRU जम्मू एंड कश्मीर में सेटअप हुई थी, तो हम पूरा का पूरा दोबारा डिस्कस करेंगे। नेवल इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके अंदर हम लोगों ने रिसेंटली एक टॉपिक किया था ना, जो डिफेंस रिलेटेड कुछ पॉलिसी आई थी, उसी का कुछ एडिशन में है ये। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट, रिसेंटली ही प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था कि हमारे जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनको कैसे हम लोग ऑनर कर सकते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर रिपीटेड टॉपिक है, अपडेट आया है छोटा सा, वो हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया नई चीज़ है, अच्छी चीज़ है। लाइन ऑफ क्रेडिट छोटा सा टॉपिक है, बस डेफिनेशन के तौर पे समझने की ज़रूरत है। ओके, ये लंबा टॉपिक है GS पेपर 2 का, अरुणाचल ग्रुप्स पुश फॉर द 6th शेड्यूल स्टेटस। ध्यान से सुनना, एक ही बारी में समझ में आ जाएगा। ये कवर होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड द बेसिक स्ट्रक्चर। देखो जिस तरीके से हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 में और आर्टिकल 335A के तहत कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे रखे थे ना, उसी तरीके से हम लोगों ने इंडिया के अंदर कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को कुछ कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं। किसी को कोई एडवांटेज है थोड़ा सा ये, पर ये देखो ये जो 370 का जो था ना, इसको हमने टेम्परेरी प्रोविजन का नाम रख के दिया था कि टेम्परेरी है, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसको हम रिमूव कर देंगे। बाकी जो प्रोविजंस हम लोगों ने दे रखे हैं 370 के अलावा, यानी कि 6th शेड्यूल में कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें 5th शेड्यूल के अंदर भी हैं, वो हम लोगों ने परमानेंट और स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं कि भाई एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस के अंदर आप हमेशा एक्सेप्शंस दे देते हो, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर रिजर्वेशन क्या चीज़ है, रिजर्वेशन एक स्पेशल प्रोविजन ही तो है। हम लोगों को कुछ पर्टिकुलर लोगों को उनका सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए उनको अपलिफ्ट करना था। सो वी थॉट लेट्स प्रोवाइड देम सम स्पेसिफिक प्रोविजंस सो दैट दे आर एबल टू अपलिफ्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर करंट स्टेटस। ओके, कंटेक्स्ट क्या है, जो ऑटोनमस काउंसिल है 2 अरुणाचल प्रदेश के, अभी अरुणाचल प्रदेश आपको मालूम होना चाहिए एक्सट्रीम में है, नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल एक्सट्रीम में है। म्यांमार के साथ बॉर्डर टच हो रहा है, चाइना के साथ बॉर्डर टच हो रहा है। चाइना क्लेम कर रहा है बहुत समय से दैट अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, ठीक है ना। वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स हैं उन्होंने कहा है कि पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल के अंदर लेके आ जाओ, विच इज़ आर्टिकल 371A कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और ये डिमांड क्या है, और उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि 6th शेड्यूल क्या है भैया।
सिक्स शेड्यूल के अंदर करंटली हमारे पास 10 ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जिनको हम लोग ADC भी बोलते हैं। ये बहुत बार टॉप न्यूज़ में रहता है ये टॉपिक, और ये 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर है। यानी कि हम लोगों ने असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को कुछ स्पेसिफिक ऑटोनमस पावर दे दी है, उनके कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिए हैं। ऑटोनमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस यानी कि खुद का रूल, पावर, उनका सेल्फ पावर होती है उन पर्टिकुलर के अंदर। डिस्ट्रिक्ट के काउंसिल है, कुछ पर्टिकुलर एरियाज है वहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पर हम लोगों ने काउंसिल बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, उसमें कुछ मेंबर्स हैं, वो ऑटोनमस हैंगे। और इसके लिए बहुत पावर, स्पेसिफिक पावर हमने गवर्नर को दे दी कि आप उन एरियाज़ के अंदर किस एरिया को कितना ADC वगैरह बनाना है, किसको थोड़ा सा फॉर्म रिफॉर्म करना है, बड़ा छोटा करना है, कैसे उनके मेंबर बनाएंगे, क्या आपने उनका पर्टिकुलर रूल क्या होगा जो अपने एरिया में वो अप्लाई करेंगे, ये गवर्नर को हम लोगों ने पावर दे दी है। ठीक है, इसको 1949 में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास किया था। क्यों पास किया था? ये जो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट के काउंसिल होते हैं ना, ये एक पर्टिकुलर ट्राइबल पॉपुलेशन को एड्रेस करते हैं और उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए हम लोगों ने ऐसा एक प्रोविज़न बना दिया था। और ये प्रोविज़न हम लोगों ने दे दिया आर्टिकल 244 क्लॉज 2 में और आर्टिकल 275 क्लॉज 1 के अंदर। की प्रोविज़न इसमें क्या है, अब डिटेल में जानेंगे गवर्नर को कैसी एम्पावरमेंट मिलती है। यहाँ पर CM से ज़्यादा पावरफुल गवर्नर कैसे हो जाता है। गवर्नर को हम लोगों ने एम्पावर कर दिया कि इन ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स को, यानी कि इन ADCs को आप कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, कैसे रीऑर्गेनाइज करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस होती है। अगर डिफरेंट ट्राइब्स होती हैं एक ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है ना, मान लो कि एक ये ट्राइब है, एक वो ट्राइब है, एक पर्टिकुलर XYZ करके बहुत सारे ट्राइब्स हैं, तो गवर्नर उस पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को सेवरल ऑटोनमस रीजन्स में डिवाइड कर देगा। ये गवर्नर के पास पावर है कि ठीक है भैया, ये पर्टिकुलर रीजन है, एक ट्राइब यहाँ दे दिया, एक को रीजन यहाँ दे दिया, एक को यहाँ दे दिया, एक को यहाँ। अब इनके अपने अपने रीजनल काउंसिल्स बना देगा कि ठीक है, आप इस एरिया का अपना रूल बना लो, आप इसका अपना रूल बना लो, अपना रूल बना लो। तो ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, बाकी स्टेट्स में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बाकी सब में सेम चीज़ लगेगी। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट होंगे ना, इन सबका एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, यानी कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होगा जो इनके रूल्स वगैरह बनाने में काम करेगा। उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर हम 30 मेंबर्स को परमिशन देंगे। कॉम्पोजिशन है ये 30 मेंबर्स का। 30 मेंबर्स में से 26 को तो हम एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से, यानी कि जिनकी 18 से ऊपर की उम्र है, उनको हम चूज़ करेंगे उन्हीं लोगों में से, वो जो पर्टिकुलर रीजन है। लेकिन 4 हम लोग जो उसमें हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा। अब जब गवर्नर नॉमिनेट करेगा तो गवर्नर अपनी चॉइस से नॉमिनेट कर सकता है, ऑलराइट। और जिनको गवर्नर नॉमिनेट करेगा उनका जो टेन्योर होगा ना, वो गवर्नर के हिसाब से रहेगा, गवर्नर के प्लेजर के ऊपर रहेगा, जब तक गवर्नर चाहेंगे। जिस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर हमारे स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं उनका टेन्योर होता है, जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं जब तक गवर्नर बने रहेंगे, चाहे वो 1 साल है, चाहे वो 2 साल है, चाहे 5 साल है, चाहे 10 साल है। उसी तरीके से इन्होंने कहा कि जो 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, ये गवर्नर के प्लेजर के ऊपर इनका टेन्योर रहेगा, लेकिन जो 26 होंगे ये 5 साल के लिए चूज़ किए जाएंगे। यहाँ पर एक एडिशनल आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इंडिया के अंदर जो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर रही हैं, उनका नाम था पद्माजा नायडू। और वो कौन थी? जो इंडिया की पहली थी ना, सरोजनी नायडू जी, जो हमारे इंडिया की पहली फीमेल गवर्नर थी। सरोजनी नायडू जी तो थी, वो यूपी की गवर्नर बनी थी पहली। इनकी बेटी थी पद्माजा नायडू, वो वेस्ट बंगाल की गवर्नर बनी थी। और वो 10 साल तक, 10 साल और उसमें कुछ दिन थे, आई थिंक 109 दिन थे, इतने समय तक लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर रह चुकी थी। ठीक है, ये एक एडिशनल फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। टर्म की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। फिर उन्होंने कहा कि हर एक ऑटोनमस रीजन के पास एक खुद का सेपरेट रीजनल काउंसिल भी होगा। फिर काउंसिल को क्या पावर दी जा रही है? जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल होंगे, ये अपनी जुरिस्डिक्शन वाले जो एरियाज़ हैं ना, उन सबको एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है ना, कुछ स्पेसिफाइड मैटर्स के ऊपर ये काउंसिल वहाँ पर रूल बना सकता है। लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हर एक तरह के रूल बना देगा। लेकिन हर एक रूल के अंदर इनको गवर्नर का एसेंट चाहिए होगा, गवर्नर की सहमति ज़रूर चाहिए होगी। बनाने के बाद ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से फॉलो करोगे, जब तक गवर्नर उसको सहमति नहीं देगा कि ठीक है आपने सही बनाया, तब तक आप उसको नहीं कर सकते। उसी तरीके से कुछ विलेज के काउंसिल भी बना सकते हैं ये लोग अपने आप। जो भी डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल होंगे ना, इन्होंने कहा कि हम या तो विलेज काउंसिल बनाएंगे या फिर कोर्ट फॉर ट्रायल बनाएंगे, कि भाई किसी पर्टिकुलर ट्राइब के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको सुलझाने के लिए विलेज काउंसिल या फिर उसको कोर्ट ऑफ ट्रायल बोल देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, उन्होंने कहा कि जो जुरिस्डिक्शन होगा ना हाई कोर्ट का, अब जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह जिस भी स्टेट में ये है, तो उनका जो हाई कोर्ट होगा उसकी भी तो कुछ पावर होती है ना केसेस को सोल्व करने के लिए। उसको कितनी पावर देनी है हाई कोर्ट को उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के अंदर, वो डिसाइड करेंगे हमारे गवर्नर, वो स्पेसिफाई करेंगे।
पावर और फंक्शन के अंदर बात करें तो ये और क्या क्या कर सकते हैं, प्राइमरी स्कूल का बनाना, डिस्पेंसरी वगैरह का बनाना। इसके अलावा जो नॉन ट्राइबल्स लोग होते हैं वो इस एरिया के अंदर किस तरीके से मनी लेंडिंग करेंगे या फिर इस एरिया में आके ट्रेडिंग कैसे करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नर का काम है डिसाइड करना। ठीक है, प्लस में इन डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल को इतना भी एम्पावरमेंट कर दे दिया हम लोगों ने कि आप लैंड के लिए कुछ रिवेन्यू भी कलेक्ट कर लो, कुछ टैक्स वगैरह भी कर लो, कुछ स्पेसिफाइड टैक्स भी आप लगा सकते हो। इसलिए इनको एडीसी बोला जाता है, इसलिए स्पेशल प्रोविजंस है। अरुणाचल प्रदेश बोल रहा है कि पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको सबको एडीसी बना दो। ठीक है, ऊपर चलें वापस, आप देखते हैं क्या डिमांड उठ के आई थी। हाँ, करंटली अरुणाचल प्रदेश जो है ये 5th शेड्यूल के अंदर आता है। ठीक है ना, 5th शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि उन इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को अपना कोई स्पेशल राइट नहीं मिलता। 5th शेड्यूल क्या होता है, 5th शेड्यूल के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि उसके कुछ एरिया को जितना उनको लगता है उनको शेड्यूल्ड एरियाज डिस्क्राइब कर सकते हैं। शेड्यूल्ड एरिया का मतलब क्या होता है कि ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पूरा डिटेल में ही समझाता हूँ ये वाली चीज़ें, पर अभी ये जान लो कि अरुणाचल प्रदेश फिलहाल 5th शेड्यूल के अंदर आता है, लेकिन वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको 6th शेड्यूल के अंदर डाल दो। 6th शेड्यूल के अंदर थोड़ा सा ऑटोनोमस ज़्यादा मिल जाता है आपको। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड कर रही हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए, वो कह रहे हैं 6th शेड्यूल में डाल दो, ठीक है, इनका खुद का ऑनरशिप होना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये भी डिटेल में बताता हूँ। अब इन सब के साथ आपको कुछ एक्सेप्शन भी मिलेगी। एक्सेप्शन क्या होगी, एक्सेप्शन ये होती है कि जो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी कि हमारे जो संसद में जो कानून बनते हैं या फिर उसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो कानून बनेंगे, वो इन ऑटोनोमस रीजन के ऊपर अप्लाई नहीं होते। अप्लाई अगर होंगे तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की जाएंगी उनके अकॉर्डिंग, और कुछ एक्सेप्शंस भी दी जाती हैं, तब ये अप्लाई हो सकते हैं। गवर्नर एक कमीशन अपॉइंट करते हैं जो सारे के सारे एडीसी को एग्जामिन करता है कि भाई इनके फंक्शनिंग वगैरह ठीक नहीं है, और फिर वो कमीशन एक रिपोर्ट बना के गवर्नर को देता है। अब अगर कमीशन कहता है कि भाई ये जो ट्राइबल, ये जो आपने एरिया काउंसिल बनाया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर के पास पावर होगी, उसको डिसॉल्व भी कर सकता है। तो यहाँ पर एक दूसरे स्टेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि नागालैंड के बारे में क्या चल रहा है। हम लोगों ने कल परसों भी न्यूज़ पढ़ी थी नागालैंड के बारे में। नागालैंड को गवर्न किया जाता है आर्टिकल 371A के अंदर, जो कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट उस स्टेट के कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में अप्लाई नहीं होगा, या फिर उसको अप्लाई करना है तो नागालैंड का जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो रेजोल्यूशन से डिसाइड करेगा। अब इसके अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, सिविल और क्रिमिनल जस्टिस के रिगार्डिंग भी। ठीक है, स्पेशली जो नागा के कस्टमरी लॉज हैं उनकी ऑनरशिप वगैरह को लेकर, तो ये नागालैंड के ऊपर एक स्पेशल प्रोविजन हमने दे रखा है। डिफरेंस क्या है 5th और 6th के अंदर? 6th तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया है, 5th के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और बता देंगे। पावर ऑफ गवर्नर 5th की उसी में बता देंगे, साथ में क्या क्या एरियाज़ होते हैं वो भी साथ में आएगा। ये सारे के सारे जो हैं ये 5th शेड्यूल के अंदर ही आ जाएंगे। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के की प्रोविजन क्या होते हैं? देखो, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था। यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि फॉरेस्ट के अंदर जो एरिया होता है ना, उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर, यानी किसी को फार्मिंग करनी, किसी ट्राइबल ग्रुप को, किसी को कुछ कल्टीवेट करना है, लोग उसको यूज़ करते हैं, तो क्या फॉरेस्ट का डेवलपमेंट करना है नहीं करना है, ये चीज़ें अमेंड होती है। मैं इसको डिटेल में आज नहीं बता पाऊँगा, लंबा टॉपिक है, इसलिए ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो फॉरेस्ट के रहने वाले उन ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर हमने कुछ प्रोविज़न दे रखा है कि भैया फॉरेस्ट के अंदर आप लोग बहुत पहले से रह रहे हो, ठीक है ना, आपका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इस फॉरेस्ट के साथ, तो कुछ एरिया हम आपको दे सकते हैं जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर कल्टिवेशन कर लोगे, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी अलाउड। ठीक है, सो उसके अंदर उन्होंने कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन दे रखी, इतने एरिया में आप अपना बना सकते हो रूल, आप इतना ऑन कर सकते हो, इतने में हमको डेवलपमेंट करना होगा। ये सारी चीज़ें हमको फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के अंदर आती हैं। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल वगैरह, इनका कनेक्शन इसी से होता है, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये वेबसाइट है vikaspedia.in, आप लोग इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा आपको अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड। काफ़ी टॉपर्स ने इसको रिकमेंड भी किया है। तो करंटली इंडिया के पास 10 स्टेट्स हैं जहाँ पर 5th शेड्यूल के एरियाज़ हैं, यानी कि 5th शेड्यूल में जो 10 स्टेट्स आते हैं, आपको 10 के 10 के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। आई हैव नो आइडिया, मैंने इतना भी देखा नहीं है प्रीवियस ईयर की पूछा गया है कि नहीं गया है, लेकिन जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास करता है, उसमें आपको ऑप्शन नीचे गिवन होते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग में कुछ होता है, फिर एलिमिनेट वाले में कुछ होता है। ठीक है, उसी तरीके से ये भी आ सकता है कि 5th शेड्यूल के अंदर कौन से स्टेट्स हैं। 10 हैं, काफ़ी लंबे टाइम से हैं इसलिए बोल रहा हूँ। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। किसी को इसका वो आता हो ना शॉर्ट निमोनिक टाइप का, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना इसका निमोनिक क्या हो सकता है। इसीलिए मुझे नहीं मालूम था तो मैंने नहीं बताया, जिसका मालूम होता है मैं बता देता हूँ।
फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डील करते हैं हम कि एक पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह के लिए हम एक शेड्यूल्ड एरिया को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे एडमिनिस्टर करेंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे 4 स्टेट्स में नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पर क्या है, अभी अभी पढ़ा था ना, यहाँ पर 6 शेड्यूल होता है। और कुछ ट्राइबल हैबिटेशंस हैं जैसे कि केरला में है, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, यूपी, जम्मू कश्मीर। इनको अभी तक हमने ना 5th में डाला है और ना 6th में डाला है, हमने सिर्फ इन पर्टिकुलर एरियाज़ को डाला हुआ है 5th शेड्यूल के अंदर। थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। आर्टिकल 244 का क्लोज 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पर हमने एक्सप्रेशन दिया है शेड्यूल्ड एरियाज़ का, यानी कि ऐसा एरिया जिसको अपने प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर डिक्लेयर कर सकते हैं शेड्यूल्ड एरिया। प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पर ही ऑर्डर दे सकते हैं, वो डायरेक्ट कर सकते हैं पूरे के पूरे एरिया को या फिर उसका कुछ स्पेसिफाइड पार्ट को कि इसको आप शेड्यूल्ड एरिया में डिक्लेयर कर दो या फिर सीज़ कर दो, ठीक है ना। यानी ये शेड्यूल्ड एरिया था, इसको आप शेड्यूल्ड एरिया का टाइटल इससे हटा लो। प्लस में किसी भी शेड्यूल्ड एरिया का जो एरिया होता है उसको इंक्रीज़ करना, उसको डिक्रीज़ करना, पर ये कंसल्टेशन के साथ किया जाता है, जो हमारे गवर्नर होते हैं उनके कंसल्टेशन के साथ। उसकी बाउंड्रीज़ के अंदर कुछ रेटिफिकेशंस कर देना, ठीक है ना। और एनी काइंड ऑफ अल्टरनेशन ऑन द ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट ऑन द एडमिशन इनटू यूनियन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जैसे कि स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के केस में किया गया था अभी रिसेंटली। ये सारे के सारे काम होते हैं शेड्यूल्ड एरियाज़ के। अब क्राइटेरिया क्या होता है कि आप किसी एरिया को डिक्लेयर करो शेड्यूल्ड एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। एक क्राइटेरिया हम लोगों ने सेटअप किया है, प्रीपोंडरेंस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पर, ठीक है, पास्ट में कितनी रह चुकी थी। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल अभी रिसेंटली आ गए ये लोग और फिर उस एरिया को डिक्लेयर करवाना चाह रहे हैं। और उस एरिया का कॉम्पैक्टनेस क्या है, रीजनेबल साइज़ क्या है उस एरिया का, अंडर डेवलप्ड नेचर है उस एरिया का, है नहीं है, क्या कुछ है। मार्क्ड डिस्पैरिटी यानी कि अनइक्वलिटी, पैरिटी वर्ड का मतलब होता है इक्वलिटी, डिस्पैरिटी मतलब अनइक्वलिटी। उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के अंदर कितनी इनइक्वलिटी चल रही है आसपास के रीजन के साथ, इन सारे फैक्टर्स को नोट किया जाता है, उन पर डिस्कशन चलता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, फिर जाके हम डिसाइड करते हैं कि इसको डिक्लेयर करना है या नहीं करना है, ठीक है। ये वेल एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया हो चुके हैं। कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन मिलता है 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर, जो गवर्नर होता है हर एक स्टेट का, ठीक है ना, जिसमें शेड्यूल्ड एरिया होता है, वो एनुअली एक रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट को भेजी जाती है कि किस तरीके से इन शेड्यूल्ड एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स के तहत डायरेक्शन देती है स्टेट्स को कि भैया आपको इन शेड्यूल्ड एरियाज़ में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ओके। पार्ट 4 जो होता है 5th शेड्यूल का, वहाँ पर हम लोग बनाते हैं ट्राइब्स के एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। इसमें 20 मेंबर्स होते हैं, ऑलराइट। और इसके अंदर कोई भी स्टेट होता है ना, इसमें शेड्यूल्ड एरियाज होता है, वहाँ पर हमको ट्राइब के एडवाइजरी काउंसिल बनाए जाते हैं। अगर प्रेसिडेंट डायरेक्ट करते हैं कि एक एस्टेब्लिश ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल होना चाहिए स्टेट के अंदर, बट नॉट द शेड्यूल्ड एरियाज देयर कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 20 मेंबर्स ऑफ होम, जिसमें से ये जो मैंने आपको 20 मेंबर्स बताए थे ना, इसमें से 3/4 जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ठीक है। अब 20 का 3/4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऑलराइट। और जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लेजिस्लेटिव असेंबली में उस स्टेट के, वो लेस देन होते हैं वो जो नंबर ऑफ सीट्स होती है ना ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल की, जिनको रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा फिल किया जाना होता है। जो बाकी सीट्स होती हैं वो बाकी मेंबर्स उन ट्राइब के फिल कर देते हैं। और टीएसी का काम क्या होता है, टीएसी का काम होता है एडवाइस करना, जो भी मैटर्स होते हैं पर्टिकुलरली जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं उस स्टेट के, उनके वेलफेयर के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए। गवर्नर रूल्स बनाता है, प्रिस्क्राइब करता है, रेगुलेट करता है कि जो मेंबर्स ऑफ काउंसिल होंगे वो कितने होंगे, ठीक है ना, उनका अपॉइंटमेंट कैसे करना होगा, काउंसिल के चेयरमैन वगैरह, ऑफिसर्स वगैरह, कंडक्ट क्या होगा इनकी मीटिंग्स वगैरह का, एटसेट्रा। तो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। एक बारी में समझ में नहीं आए होंगे, पिछले वाला भी 6th का थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, टेंशन मत लो, होल्ड करके रखो। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया ना, बहुत सारे टॉपिक रिपीट होते हैं, ये भी रिपीट हो जाएगा। 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 20 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। 20 के प्रीलिम्स के लिए मैं शायद नहीं कह सकता रिपीट होगा, 20 के मेंस तक ही कई बार रिपीट हो चुका होगा। नाउ वी हैव प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट सेटअप इन कर्नाटका, PMRU। पहले ही अप्रैल में भी टॉपिक आ चुका था, लास्ट ईयर से ये चीज़ स्टार्ट हुई है, ये प्राइस मॉनिटरिंग और रिसोर्स यूनिट का सेटअप होना। सबसे पहले जो स्टेट था वो बना था हमारा केरला, ठीक है। और इससे जस्ट पहले जो बना था केरला का आपको याद रखना ज़रूरी है, लेकिन अभी करंटली जो आ रहे हैं कर्नाटका में कब हुआ, इससे पहले अप्रैल में जम्मू कश्मीर में सेटअप किया गया था, ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, पहला याद रख लेना। और जब आपका एग्जाम होगा ना तब एक बार देख के जाना कि लास्ट टोटल कितने काउंट हो चुके हैं, इंटरव्यू में देख के जाना कि टोटल कितने काउंट हो चुके हैं, क्या पता घूम फिर के कहीं से आ जाए।
प्राइस मॉनिटरिंग और रिसोर्स यूनिट का काम क्या होता है, ये टॉपिक आता है हमारा स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अंदर। देखो ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है, ठीक है ना। इसका फंक्शन ये होता है कि जो भी स्टेट के ड्रग कंट्रोलर होते हैं ना, यानी कि जो मेडिसिन वगैरह हो गए, फार्मास्यूटिकल्स के कंट्रोलर होते हैं, उनके अंदर ही काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक है। और इनका सिंपल सा काम होता है, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, स्टेट के अंदर जो भी मेडिसिन है ना, उनकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है, उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर, इन सबको इंश्योर करने का इनका काम होता है। फंडिंग कहाँ से आती है? फंडिंग आती है NPPA से, जो होता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। और ये किसके अंदर आता है? ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल से। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग टॉपिक, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है। बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, लोग इसमें गलत मार्क कर देते हैं, मॉक टेस्ट के अंदर भी और ओरिजिनल काफ़ी जो डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम्स आए UPSC के अलावा, बहुत लोगों ने इसको गलत किया हुआ है, ठीक है। तो ये NPAA को और जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर है उनको हेल्प करता है। प्लस में इसका काम होता है कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे, ठीक है ना, और एजुकेशन वगैरह में कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करे, ताकि जो ये मेडिसिन की अवेलेबिलिटी होती है और अफोर्डेबिलिटी होती है ना, इस सब की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा इनका काम होगा कि ये कुछ मेडिसिन के सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करेंगे, उनका डेटा को एनालाइज करेंगे और फिर उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे कि किस तरह की कौन सी मेडिसिन है, वो कितनी अवेलेबल है, कितनी अफोर्डेबल है, मेडिसिन के ऊपर क्या क्या ओवर प्राइसिंग हो रही है और उनके ऊपर कैसे एक्शन लिया जाना चाहिए। और ये सारे के सारे इनके प्रोविजंस होते हैं, वो होते हैं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इस ऑर्डर के तहत इनका ये काम होता है। इसके अलावा कौन से दूसरे स्टेट्स है जहाँ पर ये प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, ठीक है ना। NPAA ने अपना ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, मैं हर बार बताता हूँ। दो तरह की स्कीम होती है, एक तो होती है स्पॉन्सर वाली, एक होती है सेक्टर वाली। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है, आपके कॉलेज में फेस्ट होता है, स्पॉन्सर्स आते हैं। स्पॉन्सर पूरा पैसा तो नहीं देते ना, कुछ पैसा कॉलेज भी देता है, थोड़ा बहुत देता है, बेशक 5% दे। वही चीज़ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंदर होती है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा अमाउंट में पैसा देती है और सेंट्रल सेक्टर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पूरा पैसा देती है, ठीक है। तो ये वाली जो स्कीम थी, जो हमारी कंज्यूमर अवेयरनेस, पब्लिसिटी और प्राइस मॉनिटरिंग था, ये इस स्कीम के अंदर NPAA ने PMRU सेटअप किए थे। इससे पहले कर्नाटका से पहले, अभी कर्नाटका में हुआ है, 12 स्टेट है जहाँ पे ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। सबका नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ एक याद रखो, केरला में सबसे पहले हुआ था, ठीक है। प्लान क्या है, NPAA ने प्लान किया कि इसको हम 36 स्टेट्स के अंदर सेटअप करेंगे। कि कौन सेटअप करता है, रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, कौन से स्टेट में हो चुका है, एवरीथिंग इज डन। नाउ कम्स स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ का दूसरा टॉपिक, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, NIIO लॉन्च हो चुका है। नाम से पकड़ने की कोशिश करो टॉपिक को। नेवल के अंदर यानी कि इंडियन नेवी वाली चीज़ के अंदर इनोवेशन और इंडिजनाइजेशन, यानी कि अपनी ही कंट्री के अंदर हम इनोवेट करें और इंडिजनाइज करें, अपना ही खुद का हो, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने लॉन्च कर दी है। ये 3 तरह की 3 टीयर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली अपनी ही कंट्री में सारे के सारे इक्विपमेंट का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ हो। 3 टीयर्स के अंदर है। इसमें 3 चीज़ें बहुत ध्यान से देखना। पहले तो हम लोगों ने एक एक्सेलरेशन काउंसिल बना दिया कि नेवल की जो टेक्नोलॉजी होगी ना, इसके अंदर इनोवेशन और इंडिजनाइजेशन दोनों को साथ में लेके आएंगे, प्लस में उसको हाई लेवल की डायरेक्शन देंगे हम लोग। उसमें किस तरह की गाइडेंस देना, सजेशन देना, एडवाइस करना और डायरेक्शन देना। इनके नीचे एनटेक करके एनटेक के अंडर एक वर्किंग ग्रुप होगा जो ऊपर वाले सारे प्रोजेक्ट्स का, जिनको डायरेक्शन मिल चुकी होगी काउंसिल से, उनको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। फिर इसके नीचे होगा TDAC। TDAC का मतलब होगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल। इसका काम होगा कि जो भी हमारे पास इमर्जिंग डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आ रही है ना, उसको इस टाइम फ्रेम के साथ ऐड ऑन कर देना। इनोवेशन में यही काम होता है, आप लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और जो प्रेजेंटली जो चल रहा होता है उसके अंदर आप इम्प्लीमेंट कर देते हो। तो ये 3 लेवल पे ऐसे काम करेगा। फंक्शनिंग का मैंने आपको बता ही दिया है। अकेडमिक्स वगैरह के इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, ये NIO इंटरेक्ट करेगा कि क्या क्या इनोवेशंस हो रहा है वर्ल्ड वाइड और इंडिजनाइजेशन कैसे हो रहा है। फिर इंडिया को हम लोग सेल्फ रिलायंट डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग में कैसे बना सकते हैं, और हर एक चीज़ जो है इनको आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट निकल के कहाँ से आया? बिल्कुल रिसेंटली हम लोगों ने मैंने आपको पढ़ाया था ड्राफ्ट डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी, बिल्कुल रिसेंटली पढ़ाया था, ठीक है। वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि NYSEG सर्विस हेडक्वार्टर्स एस्टेब्लिशिंग एन इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन विद इन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। मतलब NYSEG का मतलब क्या होता है? परिकल्पना करना। वी आर थिंकिंग
कि जो हमारे सर्विस हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं वो एक इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करें, जो भी हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज है ना उसी की लिमिट के अंदर सेटअप कर लो। ये मत बोलो कि जैसे हमारा इसरो है उसको बहुत सारा बजट मिलता है तो नया कुछ हमको ला के दे दोगे, नहीं नहीं, जो ऑलरेडी है उसी की लिमिट के अंदर सेटअप कर लो। इंडियन नेवी के पास ऑलरेडी डायरेक्टरेट ऑफ इंडिजिनाइजेशन है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खुद के ही सारे अपने आप कोशिश करता है कि सारा का सारा जो इक्विपमेंट होता है इंडियन नेवी का वो अपने यहाँ पर ही वो प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करे अपने इंडिया की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ठीक है। और कुछ नए स्ट्रक्चर्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, प्लस में जो ऑनगोइंग इंडिजिनाइजेशन है, इनिशिएटिव्स हैं, इन सब का फोकस भी वो इनोवेशन के ऊपर लेके आएगा। NIIO क्या है, फंक्शन क्या है, ओवरव्यू ड्राफ्ट डिफेंस एक्विजिशन का मैंने आपको बता ही दिया है, और अबाउट डायरेक्टर ऑफ इंडिजिनाइजेशन ये भी हो ही गया है। एक और बहुत ही अमेजिंग चीज़ आई है वो है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं गवर्नेंस के, ट्रांसपेरेंसी के, अकाउंटेबिलिटी के, उस सब के अंदर ओवरव्यू दे देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने 1-2 दिन पहले अनाउंसमेंट किया कि इंडिया के अंदर अभी 130 लोग रहते हैं, 130 करोड़, 130 नहीं 130 करोड़, उसमें से सिर्फ 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ ही हैं जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है ना। अब ये प्रधानमंत्री जी ने डेटा दे दिया है, पब्लिकली बोल दिया है, तो ये ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। कहीं पर भी आप कोट कर सकते हो, मेंस में या एसए में या फिर इंटरव्यू में बता सकते हो बोलते वक्त आप, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि देखो इंडिया में 130 करोड़ में से सिर्फ 1.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ऑनेस्टली अपना टैक्स पे करते हैं। तो उन्होंने अपील किया है कि हम आपको जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं उनमें थोड़ी सी स्विफ्टनेस आ जाते हैं, थोड़ा सा उनको सॉफ्ट कर देते हैं, ताकि जो ऑनेस्टली जो पे कर रहे हैं उनको एक ऑनर मिले, उनको रेस्पेक्ट भी मिले, प्लस में जो लोग नहीं पे कर रहे हैं उनको थोड़ा सा फील हो कि वो लोग भी पे करें, वो लोग भी नेशन बिल्डिंग के अंदर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें। ये एक नया प्लेटफॉर्म है जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। मोटिव क्या है, टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट होता है ना, इसकी फंक्शनिंग को डिजिटाइज कर देना, ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा टैक्स सिस्टम था उसको रिफॉर्म कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 3 चीज़ों पे इन्होंने काम किया है, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर। टैक्स पेयर चार्टर के अंदर आएगी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं आपकी, ठीक है। फेसलेस असेसमेंट में क्या होगा, आपका जो टैक्स पेयर का जो असेसमेंट होगा ना, पहले आपको ऑफिस वगैरह उनके जाना पड़ता था किसी काम वाम से, अब ये फेसलेस हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, किसको असाइन कर देना है आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑफिस वगैरह के अंदर। बेसिकली जो फंक्शनिंग होती है उसको थोड़ा सा ईज़ कर दिया गया है, ठीक है ना। हेडेक वाला काम कम हो गया है। टैक्स के रिलेटेड कोई मैटर आपका होगा, ठीक है ना, उसकी अपील करनी है तो फेसलेस अपील होगी, यानी कि कोई भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह जो भी होते हैं रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, किसी को भी ऑल ओवर द कंट्री ये काम असाइन कर दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले प्रॉब्लम क्या होती थी, जब पता चलता था कि किसको क्या काम असाइन किया गया तो लोग इन्फ्लुएंस कर लेते थे, करप्शन के केसेस बढ़ जाते थे, कहीं ना कहीं ब्राइब होता था, ठीक है ना, मतलब पैसा इधर उधर एक्सचेंज किया जाता था ताकि मेरे को बेनिफिट मिल जाए, मैं तुमको बेनिफिट दे दूंगा, म्यूचुअल बेनिफिट्स के ऊपर। अभी आपको पता ही नहीं होगा कि कौन आपका केस अपील कर रहा है, ठीक है ना, आपका असेसमेंट कौन कर रहा है, तो पता ही नहीं चल पाएगा, तो आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। तो बहुत हद तक एक ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम के अंदर। अब 2 जो फीचर्स हैं, असेसमेंट और अपील वाले, ये दोनों के दोनों तो इन्फोर्स हो चुके हैं, यानी कि 11 अगस्त को इन्फोर्स हो चुके थे। लेकिन ये जो सॉरी मैं गलत बोल गया, असेसमेंट और चार्टर वाले जो हैं ये तो इन्फोर्स हो चुके हैं, लेकिन जो फेसलेस अपील वाला है ये 25 सितंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्यों 25 सितंबर से करेंगे, ये डेट क्यों रखी गई है, उस दिन दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए। क्यों ज़रूरत है ऐसे इनिशिएटिव्स की मैंने आप लोगों को बता दिया है। उन्होंने कहा है कि इतने लोग पे करते हैं और वो कहते हैं कि अभी ज़रूरत है कि लोग इंट्रोस्पेक्ट करें, खुद को देखें और इंडिया को एक नेशन बिल्डिंग के अंदर सपोर्ट करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को फेवर करने के लिए आगे बढ़ के आएँ, टैक्स पे करें। आत्मनिर्भर भारत, इसके अलावा जो टैक्स स्ट्रक्चर है उन्होंने कहा कि इसमें कुछ फंडामेंटल रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट थी। अभी जो हमारे फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं टैक्स सिस्टम के, ये प्री इंडिपेंडेंट टाइम से चलते आ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बार इसके अंदर कुछ काम किया भी गया है, लेकिन इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कन्फर्म, उन सब लॉज को ओबे करने में बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही थी। इस प्लेटफॉर्म की सिग्निफिकेंस क्या है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर वगैरह, रिसेंट टैक्स रिफॉर्म्स क्या कुछ हुए थे, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जो लेटेस्ट लॉ है इसने लीगल बर्डन जो होता है हमारे टैक्स सिस्टम का वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है, ठीक है ना। अब जो लिमिट होती थी ना फाइलिंग द केसेस हाई कोर्ट के अंदर, उसको फिक्स कर दिया है 1 करोड़ के रुपीज़ के ऊपर, और 2 करोड़ रुपीज़ तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई केस होगा तो इतने रुपए तक का होगा तो उसमें आप फाइल कर सकते हो।
कुछ और भी इनिशिएटिव्स थे जैसे कि विवाद से विश्वास में गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो पेंडिंग केसेस थे ना बहुत सारे, उन सबको डिस्कशंस करके उनके टैक्स की जो पेमेंट थी ना वो करवाने की बात की थी, और इसमें बहुत बेनिफिट भी हुआ था। गवर्नमेंट ने कुछ तकरीबन 1 लाख के आसपास केसेस रिजॉल्व किए थे और आई थिंक 9 लाख करोड़ के आसपास का रिकवरी की थी टैक्स की। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा था। आप इनको एड्रेस कर सकते हो, विवाद से विश्वास स्कीम को भी। प्लस में जो उन्होंने टैक्स स्लैब्स थे ना इनको भी रैशनलाइज किया था, ठीक है ना। और ये पार्ट है हमारे जो भी ऑनगोइंग रिफॉर्म्स थे ना, जहाँ पर जीरो टैक्स से लेकर अब तक जीरो टैक्स लगेगा अगर आपकी 5 लाख रुपए तक की इनकम होती है। ये सब बजट में डिस्कस किया जा चुका है। आप लोगों का अगर 2021 का एग्ज़ाम है तो आपको नेक्स्ट बजट के हिसाब से चीज़ें याद रखनी होंगी, और नेक्स्ट जो हमारा इकोनॉमिक बजट, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह जो भी आए कंट्री के अंदर एक साल में, वो सब ध्यान में रखने होंगे। 2020 वालों को ये ध्यान रखना होगा 2019-20 के अंदर क्या कुछ डिस्कस किया गया था। उसमें ये था कि जिनके 5 लाख तक रुपए होंगे, अर्निंग होगी, उनका कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और जो बाकी स्लैब्स थी उसमें हम लोगों ने लास्ट ईयर सितंबर 2019 के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह टाइप की चीज़ें थी वो भी रिड्यूस कर दी गई थी। विवाद से विश्वास क्या है, टैक्स फॉर्म्स क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ओवरव्यू क्या है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म का। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म यही है जो ये पूरा ऊपर हम लोगों ने किया है ना डिस्कस, यही है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, और बाकी सारे तो मैंने डिस्कस कर ही लिए। अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये रिपीटेड टॉपिक है, ठीक है, पहले भी न्यूज़ में आया था, अभी अपडेट आया है। कुछ अपडेट ये आया है कि जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये मेघालय में भी स्प्रेड हो गया है, और इससे पहले मेघालय से जो अटैच्ड है एडजॉइनिंग असम है वहाँ पर 17,000 पिग्स की डेथ हो चुकी थी। हाईली कंटेजियस है, मतलब फैलता है बहुत ज़्यादा। फरवरी से लेकर अभी तक अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने 17,000 डोमेस्टिकेटेड पिग्स की डेथ हो चुकी है, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये नंबर अनस्पेसिफाइड है, यानी पता ही नहीं है। डिजीज़ का बिलीव ये किया जा रहा है कि ये चाइना से ट्रांसमिट होके आई है, ठीक है ना, क्योंकि और इसके कारण बहुत सारी डेथ हुई थी, इवन 2019 में भी कुछ डेथ हुई थी। कंसर्न क्या हो रहा है यहाँ पर अभी, पिगरी यानी कि जो सुअरों का जो पालन करना होता है, ये एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वहाँ के लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और इसकी बहुत हाई डिमांड होती है पोर्क की। पोर्क बोलते हैं जो पिग का जो मीट होता है ना उसको पोर्क बोलते हैं। केवल असम के अंदर ही 7 लाख फार्मर्स हैं जो इस पूरे की टाइप के बिजनेस के अंदर एंगेज हैं, और एनुअली यहाँ पर 8,000 करोड़ का बिजनेस होता है, तो ये बहुत हैवी अमाउंट है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, एक हाईली कंटेजियस और फेटल डिजीज़ है। कंटेजियस मतलब फैलने वाली डिजीज़ है, और फेटल मतलब डेथ कॉजिंग है, डेथ भी हो जाती है इसके कारण, ठीक है। डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग दोनों को ही इन्फेक्ट करती है, ठीक है, और टिपिकली इसके कारण एक एक्यूट फॉर्म का हेमरेजिक फीवर हो जाता है एनिमल्स को। पहली बार इसको हम लोगों ने अफ्रीका में डिटेक्ट किया था 1920s के अंदर, इसलिए इसका नाम अफ्रीकन स्वाइन फीवर रख दिया गया था। मोर्टेलिटी जो है वो 100% है, इसका मतलब ये होता है कि 100% है कि आपकी इसमें एनिमल की इसमें डेथ होनी ही होनी है। अभी तक इसका कोई क्योर नहीं निकल के आया है, और द ओनली वे टू स्टॉप स्प्रेडिंग दिस डिजीज इज कलिंग द एनिमल्स। कलिंग का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पैथोजन मतलब है डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स, उनका स्प्रेड होने से उनको बचाने के लिए आप एनिमल को मार देते हो। किसी चीज़ के स्प्रेड होने से रोकने के लिए आप एनिमल को किल कर देते हो, उसको बोलते हैं कलिंग। ASF ह्यूमन बींग्स के लिए कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि ये एनिमल्स से दूसरे एनिमल्स में ही ट्रांसफ़र होता है, ये ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र नहीं होता। इसका मतलब ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट FAO, फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल है इसका ट्रांस बाउंड्री स्प्रेड होना, स्पेशली वो कंट्रीज़ और वो एरियाज़ जो बॉर्डर के आसपास लगते हैं, वहाँ पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर इसका स्प्रेड हो जाने का बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है ना। और ये अफ्रीका से एस्केप भी हुई है, ठीक है ना, एक से ज़्यादा बार, और इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को अगर ध्यान में दें और हाउस होल्ड इनकम को ध्यान में रखें तो ये बहुत मेजर कंसर्न है। देखो जितनी ज़्यादा एनिमल्स की डेथ होती है, कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठता है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो ऐसी डिजीज़ को ध्यान में रखना और उसके लिए रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेना और इनिशिएटिव्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया GS पेपर 3 का ये टॉपिक है, और ये कवर होता है मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंटेक्स्ट क्या है, देखो बैटर्ड वर्ड का मतलब समझो, समथिंग विच हैज़ बीन डैमेज, समथिंग विच हैज़ बीन आउट ऑफ शेप। तो करंटली कोविड-19 के पेंडेमिक के कारण पूरा जो वर्ल्ड है ना वो आउट ऑफ शेप हो गया है, ठीक है ना। हेल्दी और सेफ फूड की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, उसका एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। यहाँ पर हमारे फार्मर, कंज्यूमर और एनवायरमेंटलिस्ट के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है ना, स्पेशली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं कंट्री के अंदर, कि दैट दे शुड कम अप विथ समथिंग वेरी सस्टेनेबल।
ऑलराइट, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ना है अभी। इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टेटस क्या है? इंडिया ऑर्गेनिक फार्मर्स के नंबर में, मतलब काउंट में सबसे टॉप पे आता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑर्गेनिक फार्मर्स हमारी कंट्री में हैं। और अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो हम 9th एरिया की बात करते हैं हम, तो हम 9th रैंक पे आते हैं। सिक्किम इंडिया का पहला स्टेट था जो फुली ऑर्गेनिक स्टेट बन गया था, और इसी को ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा और उत्तराखंड ने भी ऐसे ही सिमिलर से टारगेट सेट कर लिए थे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो ट्रेडिशन है ना, ये बहुत पहले से है, ठीक है ना। और कंपैरेटिवली वहाँ पर जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो रेस्ट ऑफ द कंट्री की कंपैरिजन में बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली जो ट्राइबल और आइलैंड टेरिटरीज होती है ना, उनको हम नर्चर कर रहे हैं ताकि उनकी ऑर्गेनिक हिस्ट्री को हम लोग कंटेन करके रखें, सेव करके रखें। इंडिया के अंदर जो मेजर ऑर्गेनिक के एक्सपोर्ट्स होते हैं वो होते हैं फ्लैक्स के सीड, सीजम, सोयाबीन, टी, मेडिसिनल प्लांट्स, राइस एंड पल्सेस। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स चलाए थे ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए, इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए था, MOVCD। और परंपरागत कृषि विकास योजना, ये दोनों के दोनों 2015 में लॉन्च हुए थे ताकि केमिकल फ्री फार्मिंग को हम लोग एनकरेज कर सकें। दोनों ही स्कीम प्रमोट करती हैं सर्टिफिकेशन अंडर PGS विच इज़ पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, और NPOP ये होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। रेस्पेक्टिवली टारगेट करते हैं डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स को। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं है, पर लिखा तो देख लेते हैं। एक एग्रीकल्चर प्रोसेस होता है जहाँ पर हम लोग बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते, बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए। और इसके साथ जो पेस्ट कंट्रोल होता है ना, उसमें हम लोग एनिमल और प्लांट का वेस्ट यूज़ करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ नहीं करते पेस्ट के कंट्रोल के लिए। ये एक यूनिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम होता है जहाँ पर हम लोग एग्रो इकोसिस्टम की हेल्थ को प्रमोट करते हैं और एनहेंस करते हैं। इसमें बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडेड होती है, बायोलॉजिकल साइकिल्स होते हैं, और सॉइल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी हम एनहेंस कर देते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, टाइप क्या होता है? टाइप के अंदर आते हैं दो, एक होता है प्योर और एक होता है इंटीग्रेटेड। प्योर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ ऑर्गेनिक ही रहेगा, यानी कि प्योरली हम लोग कोई भी केमिकल वाली चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे। इंटीग्रेटेड के अंदर क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर सेक्शन यानी कि पेस्ट के कंट्रोल के लिए पर्टिकुलरली हम लोग कुछ केमिकल यूज़ करते हैं, बाकी मेजरली जो होता है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक होता है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और डिफरेंस बिटवीन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो यहाँ से समझो फोर्थ वाले से। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक्सट्रीम लेवल के ऊपर नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो, यानी कि आप इवन आप बायो फर्टिलाइज़र का भी यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप बायो फर्टिलाइज़र के लिए क्या यूज़ कर रहे हो, आप ना कोई कंपोस्ट यूज़ कर रहे हो ना वर्मी कंपोस्टिंग, कि भैया एडिशनली बना लेते हैं पहले और फिर क्रॉप को ग्रो करते हैं, फिर क्रॉप के ऊपर हम लोग वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं करते हो, आप डायरेक्टली सॉइल के ऊपर वॉर्म्स को, अर्थ वॉर्म्स को छोड़ देते हो, ये सॉइल के सरफेस के ऊपर ही ऑटोमेटिक वो वर्मी कंपोस्टिंग होती रहेगी। आप एडिशनली कोई भी मैन्योर यूज़ नहीं करते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आप करते हो, आप क्रॉप को ग्रो करते हो, ऊपर से आप बायो फर्टिलाइज़र भी डाल देते हो, आप मैन्योर डाल रहे हो, कंपोस्ट डाल रहे हो, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हो। जीरो वाले के अंदर आप कुछ भी नहीं डालते हो, नथिंग, सब कुछ आप नेचुरली सॉइल के अंदर होने दे देते हो। ये डिफरेंस होता है। नाउ वी हैव व्हाट इज लाइन ऑफ क्रेडिट, ये टॉपिक कवर होता है हमारा इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कंटेक्स्ट क्या है, इंडिया ने अनाउंस किया था एक नया कनेक्टिविटी मेजर्स मालदीव्स के लिए, जिसमें हम लोगों ने एयर, सी और इंट्रा आइलैंड के टेलीकम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए स्पेशली हमारा एक एफर्ट है कि हम लोग इंडियन ओशन आइलैंड्स के साथ एक डील साइन करें, क्योंकि हर एक जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक का, इसके कारण सबको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। हमने कुछ इनिशिएटिव्स अनाउंस किए, जैसे कि एयर कनेक्टिविटी बबल ट्रैवल के लिए, एक डायरेक्ट फेरी सर्विस किया है, एक सबमरीन केबल दिया है टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए, और असिस्टेंस दिया हम लोगों ने GMCP को, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इसको मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मत समझना, माले का है ये। और मुझे आपसे एक सवाल है यहाँ पर कि माले का मालदीव्स में क्या है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ माले इन मालदीव्स। माले क्या है, जगह का नाम है, किसी इंसान का नाम है, किसी पोजीशन का नाम है, क्या चीज़ है ये आपसे क्वेश्चन है। तो ये कनेक्ट करेगा माले को 3 नेबरिंग आइलैंड से, ठीक है ना, विलिंगली, थिलाफुसी और गुल्हिफाओ आइलैंड्स। इनकी अब नाम आ चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के अंदर घूम फिर के कहीं ना कहीं किसी शेप में आने के चांसेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी है ना ये, इसलिए। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया सपोर्ट करेगा इम्प्लीमेंटेशन इस स्कीम का मालदीव्स के अंदर। एक फाइनेंशियल पैकेज देंगे हम, ग्रांट देंगे $100 मिलियन का, और एक लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे $400 मिलियन का। ग्रांट का मतलब क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए पैसा दे दोगे, ठीक है ना, वो ग्रांट है,
ठीक है। लेकिन नए लाइन ऑफ क्रेडिट, न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या होता है, एक सॉफ्ट लोन टाइप की चीज़ होती है, ठीक है ना, जो बोरिंग गवर्नमेंट होती है इसको स्लोली रिपे कर रही होती है। ये अभी तक का मालदीव्स का लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। ऑलराइट, जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ये हेल्प करता है इंडिया के प्रमोट एक्सपोर्ट्स करने के लिए। यानी कि आप क्या करते हो, आप बोल रहे हो कि हम जो आपको 400 मिलियन US$ दे रहे हैं, इसमें से 75% आपको हमारी ही कंट्री से खरीदना होगा, ठीक है। आप पैसे का यूज़ करो लेकिन 75% आप हमारी कंट्री से खरीदोगे, तो आप पैसा लो, सामान भी हमारा लो, इंडिया का एक्सपोर्ट यहाँ से इंक्रीज हो जाता है। ऑलराइट, एक बार ज़रा बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए आप डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड को समझने की कोशिश करो। सेंट्रलाइज का मतलब क्या कर रहे हो, आप हर एक चीज़ को सेंटर में ला के रख दे रहे हो, ठीक है ना, सारी की सारी पावर जो है वो सेंटर में आके रुक जा रही है। डिसेंट्रलाइज अब कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो हर जगह पर, डिसेंट्रलाइज, ठीक है। इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ का अभी तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। अगर आप दिल्ली NCR के रीजन में रहने वाले हो तो नोटिस करो, दिल्ली NCR के रीजन के अंदर जो मोस्टली IT फर्म्स हैं वो कहाँ पर हैं, वो गुड़गांव में है या फिर नोएडा के अंदर है। पीपल ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, मेन दिल्ली से लेकर गुड़गांव की तरफ जाएंगे, नोएडा की तरफ जाएंगे, ठीक है। फरीदाबाद हो गया, आसपास का रीजन हो गया, ठीक है, वहाँ से क्या करेंगे, नोएडा की तरफ जाएंगे, दिल्ली की तरफ, उस फरीदाबाद की तरफ जाएंगे। तो वो सेंट्रलाइज्ड है, उन्होंने एक एरिया को सेंट्रलाइज कर दिया। अगर हम लोग इंडस्ट्रीज़ का डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो हम लोग इंडस्ट्रीज़ को इक्वली डिवाइड कर देंगे। एक एरिया, एक बड़ी यूनिट को हम लोग फरीदाबाद में प्लेस करा देंगे, एक को हम लोग नोएडा में प्लेस करा देंगे, एक को हम लोग गाजियाबाद दे देंगे, एक को हम लोग दिल्ली दे देंगे, एक को हम लोग गुड़गांव दे देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की, तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो पब्लिक है, यानी कि जो समाज है, उसका गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के अंदर रोल बढ़ाया कैसे जाएगा, ठीक है ना। पॉलिसी मेकिंग में किसका रोल ज़्यादा बड़ा होता है, या तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, फिर पॉलिटिशियंस होते हैं, वही बैठ के पॉलिसी बना रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है। गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से कि हम लोग पब्लिक के लिए आउट कर रहे हैं, कि हम कोई ड्राफ्ट बनाते हैं, हम उसको पब्लिक के लिए ओपन करते हैं कि पब्लिक अपना सजेशन दे इसके अंदर। जैसे एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें ओपन में की गई थी, ठीक है। तो पॉलिटिक्स डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पब्लिक का रोल हमारी पॉलिसी मेकिंग में इंक्रीज़ कर देना, ठीक है। एक मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आया था अभी रिसेंटली, इसमें क्या हुआ है कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन ना होकर पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन होने लग गया है। पहले क्या हुआ करता था कि बहुत सारे टाइम ये जो ड्राफ्ट आता था ना, ये पब्लिक को पास किया जाता था जनरली कि आप अपना रिव्यू बताओ, और हर एक चीज़ के लिए आसपास के लोगों के रिव्यू लिए जाते थे, एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट क्या होने वाला है। अभी इन्होंने इसकी जो ड्यूरेशन है ना उसको 30 दिन कर दिया है नए ड्राफ्ट में, तो इसलिए बहुत हल्ला भी हो रहा है, प्रोटेस्ट भी हो रहा है इस चीज़ को लेकर। स्टूडेंट्स वगैरह काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपने एनवायरनमेंट वाली चीज़ के अंदर पब्लिक का जो रिव्यू लेना था, पब्लिक से सजेशन लेना था, उसका टाइम पीरियड बहुत कम क्यों कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लोग क्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को कि देखो आप कहीं ना कहीं पब्लिक से वो डिसेंट्रलाइजेशन को हटाकर आप पॉलिटिक्स का सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो दोबारा से, ठीक है। सेंट्रलाइज वर्ड को समझने की कोशिश करो, हर एक सारी की सारी शक्ति जो है वो सेंटर में आके बैठ जाए। डिसेंट्रलाइज मतलब वो पावर जो है वो सब में थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कहीं ना कहीं जो हम लोग सेंटर की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर बहुत सारी पावर है ना। अब डिफेंस को लेकर क्या चीज़ें हैं, डिफेंस को लेकर सारी की सारी पावर किसके पास है, या तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है या फिर होम मिनिस्ट्री के पास है। ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम बात कर दें कि मान लो हर एक स्टेट को डिफेंस की पावर दे दी जाए, डिफेंस को भी हम लोग डिसेंट्रलाइज कर दें, गुजरात का जो बॉर्डर है वो गुजरात के CM देखेंगे, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो देखेगी गुजरात के बॉर्डर के ऊपर आर्मी कैसे रहेगी, एयरफोर्स कैसे रहेगी, नेवी कैसे रहेगी, ठीक है। हर एक चीज़ के अंदर सेंट्रलाइजेशन काम नहीं करता है, ठीक है। मोस्टली जगह के ऊपर सेंट्रलाइजेशन बहुत इफेक्टिव होता है और होना भी चाहिए। तो आपको दोनों तीनों साइड का मालूम होना चाहिए।